राम राम, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, दोस्तों, भाइयों और बहनों। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में आइए आज हम आपको एक पावन नगरी जो कि इलाहाबाद, अब उसे प्रयागराज कहा जाता है, प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध एक पावन नगरी की सैर कराते हैं, उसके अतीत और वर्तमान के बारे में जानते हैं। तो क्या है प्रयागराज? प्रयागराज का पहले इतिहास देखते हैं। प्रयागराज इतिहास क्या है? इतिहास है कि यह एक तो इसके संगम के नाम से अपने संगम जो कि गंगा यमुना और गुप्त नदी सरस्वती गुप्त नदी क्यों मानी जाती है? क्योंकि यह हमें उसी संगम जो कि त्रिवेणी के नाम से प्रसिद्ध संगम है के समीप दिखाई देती है और उसके बाद यह गुप्त हो जाती है। तो इसलिए इसे हम क्या गुप्त नदी कहते हैं। सरस्वती को गुप्त नदी के नाम से जाना जाता है। प्रयाग जो कि प्रयाग के नाम से उस संगम जहाँ पे स्थित है वहाँ पे उसको क्या प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और अब संपूर्ण इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध शहर को प्रयागराज माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के बड़े और पवित्र जनपदों में से एक है। यह एक पवित्र माना जाता है कि प्रयागस्य प्रवेशाद्वय पापम नश्यति तत्क्षणात्। प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। प्रयाग अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई का संपूर्ण मिश्रण देखा जा सकता है। यहाँ की मान्यताएं क्या हैं? मान्यता, हिंदू मान्यता, यहाँ पे हिंदू मान्यता और सिख, मुस्लिम, जैन, ईसाई सभी की मान्यताएं अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ पर क्या कहा जाता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी ने अपना प्रथम यज्ञ जब उन्होंने सृष्टि का निर्माण कर लिया था तो उसके तत्पश्चात उन्होंने अपना प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ, प्रथम मतलब प्रथम यज्ञ, प्रा और याग के नाम से इसका नाम प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा जहाँ पर भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ किया था, जहाँ पर आज हमें गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता यानी इसके रचयिता, इसको स्थापित करने वाले स्वयं भगवान श्री विष्णु जी हैं। उन्होंने यहाँ पर माधव के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपना 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में आपको लोग दिख रहे हैं। ये संगम के पास जब महाकुंभ का मेला, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का मेला लगता है, तो वहाँ पे आप लोगों की आस्था, निष्ठा और विश्वास देख सकते हैं। किस विश्वास, आस्था और निष्ठा के साथ यहाँ पर वे महाकुंभ मेला में सम्मिलित होते हैं और संगम के गंगा, यमुना और सरस्वती का दर्शन करते हैं। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलनों महाकुंभ जो है भारत में कहाँ 4 स्थलों पर जो है आयोजित किया जाता है। उन 4 स्थलों में से एक है प्रयागराज। अन्य 3 स्थल हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक हैं। और इन्हीं हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रयाग का नाम बहुत अधिक वर्णित है। आप देख सकते हैं प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं सरस्वती नदी, जैसा कि हमने पहले बताया, कि गुप्त रूप से संगम में मिलती है, इसलिए इसे त्रिवेणी कहा जाता है, जहाँ पर 3 नदियाँ आपस में आकर के मिलती हैं, मिलाप करती हैं एक दूसरे से। तो इसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है।
माना जाता है कि प्रयाग जो है सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्मस्थली है। यहाँ पर इसके हमें कुछ प्रमाण भी देखने को मिले हैं प्रयागराज में, जो कि प्रसिद्ध करते हैं कि यहाँ पर सोम, वरुण तथा प्रजापति जन्म लिए थे। वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों के संदर्भ में भी प्रयाग का वर्णन खूब रहा है। प्रयाग खूब वर्णित रहा है, बहुत अधिक चर्चा में रहा है। यहाँ महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा, ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली है। ऋषि भारद्वाज यहाँ लगभग 5000 ईसा पूर्व निवास करते हुए 10,000 से अधिक शिष्यों को शिक्षा दी थी। वह प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक थे। आपने ऋषि भारद्वाज के बारे में जो है आप ग्रंथों में, हिंदू ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में ऋषि भारद्वाज के बारे में पढ़ा होगा, जो कि बहुत अधिक ज्ञानी व्यक्ति थे और उन्होंने प्राचीन विश्व के उन्हें महान दार्शनिक के रूप में मान्यता दी जाती है। इस तस्वीर के माध्यम से आप आधुनिक प्रयागराज की कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से आधुनिक प्रयागराज आज विकसित हो रहा है। भारत सरकार भी प्रयागराज को और अधिक विकसित करने में, वहाँ के लोग इस पावन नगरी को विकसित करने में पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और हमें आशा है कि हम सभी मिलकर भी इस पावन नगरी को और अधिक विकसित करने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। वर्तमान आप प्रयागराज में संगम के बहुत ही करीब एक क्षेत्र है जो झूसी के नाम से विख्यात है। उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर चंद्रवंशी राजा, चंद्र के वंशज राजा पुरुरव का राज्य था और उसी के पास कौशाम्बी क्षेत्र वत्स और मौर्य के शासन के दौरान समृद्धि से उभर रहा था। 643 ईस्वी में चीनी यात्री वेन सांग ने भारत की यात्रा की थी। उसी दौरान वे प्रयाग भी पहुँचे थे। जब उन्होंने प्रयाग पहुँचा तो देखा कि वहाँ पर कई हिंदुओं द्वारा प्रयाग का अपना निवास स्थान बनाया गया था। इस जगह को उन्होंने भी अपनी पुस्तकों में अति पवित्र बताया है। आप जब 1575 ईस्वी में देखेंगे तो अकबर ने मुग़ल सम्राट अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रखा था। इलाहाबाद का अर्थ होता है अल्लाह, इलाहाबास मीन्स अल्लाहवास, जहाँ पर उनके अल्लाह यानी कि उनके जो मानने वाले हैं वो निवास करते हैं, वो रहते हैं। वर्तमान में वो प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है। ये अल्लाह का शहर अल्लाहबास, इलाहाबास के नाम से प्रसिद्ध है। मध्ययुगीन भारत में शहर का सम्मान भारत के धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर था। एक लंबे समय के लिए यह मुग़लों की प्रांतीय राजधानी थी, जिसे बाद में मराठाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यहाँ पर मुग़लों ने बहुत ही लंबे समय तक राज्य किया था। बाद में इसे मराठाओं ने, शिवाजी के वंशज ने, मराठाओं ने इस पर कब्जा जमा लिया था। भारत के स्वतंत्रता से पहले भी इलाहाबाद का भारत में महत्वपूर्ण स्थान था। 1801 में ब्रिटिश इतिहास इस शहर पर अपना इतिहास शुरू किया, जब अवध के नवाब जो थे उन्होंने इसे ब्रिटिश शासन को सौंप दिया था। ब्रिटिश शासन उस दिन से अपना सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इलाहाबाद किले, प्रयागराज किले का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था। और 1857 ईस्वी में जब क्या हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो ये शहर उस स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था। बाद में अंग्रेज़ों के खिलाफ यही स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ बन गया था। इलाहाबाद को यहीं इसी इलाहाबाद में ही, प्रयागराज में ही जो है आंदोलन की, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। और 1858 में जब हम पहुँचे थे इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था। किस वजह से? अंग्रेज़ों ने बहुत अधिक दबाव डाला था कि भारत के सैनिक जो हैं वो ये चर्बी लगे सूअर और गाय के चर्बी लगे कारतूसों को चलाएं।
इन सभी आक्रोशों को, क्रोधों को देखते हुए भारतीय जनता ने, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने यह कदम उठाया कि अब नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। फिर उन्होंने इलाहाबाद, प्रयागराज को केंद्र बनाते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कर दिया था। फिर 1858 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म हुआ, लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया गया। तो आप लोगों को पता है 1600 ईस्वी में पहले ब्रिटिश सरकार नहीं आई थी यहाँ पे उन्होंने एक निजी कंपनी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में आई थी। उसके बाद उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में जो है व्यापार करना। लेकिन भारत में व्यापार करते करते जब लालच बढ़ी तो उन्होंने भारत पर आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने जब 1857 का संग्राम ख़त्म हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंपा, इसके बाद इस शहर का नाम इलाहाबाद रखा गया और इसे क्या, आगरा अवध संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाया गया। फिर इसके बाद कहानी आती है 1868 ईस्वी में, जब प्रयाग न्याय का गढ़ बना, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जो कि प्रयागराज में ही अभी भी प्रयागराज हाई कोर्ट है। तो ये प्रयागराज न्याय का गढ़ बन गया था उस समय। न्याय जो है हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकतम न्याय जो है प्रयागराज में किए जाते थे ब्रिटिश रूल से ही। फिर 1871 ईस्वी में जब ब्रिटिश वास्तुकार आए सर विलियम इमर्सन, उन्होंने 30 साल पहले ऑल सेंट कैथेड्रल के रूप में एक भव्य स्मारक की स्थापना की, जो कि विक्टोरिया मेमोरियल डिजाइन करने से हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। 1887 में 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। प्रयागराज भारतीय स्थापत्य परंपराओं के साथ संश्लेषण में बने कई विक्टोरियन और जॉर्जियाई भवनों में समृद्ध रहा है। अब आज का प्रयागराज आप देखेंगे तो कुछ इस tariके से दिखाई देता है। वहाँ की गलियाँ, वहाँ के स्कूल, वहाँ के मोहल्ले कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे विकसित हुए। वहाँ पे हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को वहाँ के दीवारों, पुलों पर दिखाया जाता है, गलियों में दर्शाया गया है। हम चाहेंगे कि आप भी प्रयागराज का दर्शन करने ज़रूर पहुँचे और संगम, पावन स्थली संगम का दर्शन करें। आप देखेंगे कि सावन के समय में भी जब कांवड़िया लोग जाते हैं शिव जी का दर्शन, जल चढ़ाने के लिए, तो वो भी संगम से ही जल को उठाते हैं और भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचते हैं। तो संगम को किस तरीके से प्रयागराज कितनी पावन स्थली है, आप यहां से अनुमान कर सकते हैं। फिर जब हम इसके इतिहास पढ़ रहे थे तो यह शहर ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र था, जिसका आनंद भवन केंद्र बिंदु था। आज जब आप प्रयागराज में जाएंगे तो वहाँ पे आनंद भवन आपको भवन बना हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे सीनरीज रखी गई हैं, अभी भी रखी गई हैं। म्यूज़ियम, आप उसे एक तौर पे म्यूज़ियम मान सकते हैं। म्यूज़ियम है तो नहीं, लेकिन म्यूज़ियम मान सकते हैं। प्रयागराज ने भारत को बड़े बड़े नेताओं के रूप में भी व्यक्तित्व दिया है। आप जब देखेंगे कि प्रयागराज जो है, प्रयागराज से ही महात्मा गांधी ने भारत को मुक्त करने के लिए अहिंसक विरोध का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। प्रयागराज ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत को बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री भी दिया है, जो कि जिसमें नाम आता है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, फिर आते हैं इंदिरा गांधी जो कि हमारी तीसरी प्रधानमंत्री बनी, फिर उसके बाद आते हैं राजीव गांधी और वीपी सिंह, ये सभी पूर्व प्रधानमंत्री, और चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। ये सभी प्रयागराज से ही पढ़ करके उभरे हुए नेता थे, जो कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में अहम रोल निभाया और उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत को पुनः स्थापित करने में, भारत को एक
देश बनाने में, एक सुस्पष्ट सुसदृश विकसित देश बनाने में इनका अहम योगदान रहा है। प्रयागराज आधुनिक युग में एक मूल रूप से एक प्रशासनिक और शैक्षिक शहर है। वहाँ पे शैक्षिक की बड़ी बड़ी संस्थाएं, प्रशासनिक संस्थाएं प्रयागराज में आज अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पर प्रयागराज उच्च न्यायालय, जो कि 1868 में 1868 में जिसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश का महालेखा परीक्षक, जो कि क्या होता है, UPPCS, रक्षा लेखा प्रमुख नियंत्रक PCDA, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो कि एक बहुत ही बड़ा बोर्ड है, परिषद है, जहाँ पे करीब 55 से 60 लाख जो है छात्र छात्राएँ जो हैं एग्ज़ाम में, पेपर में, परीक्षा में भाग लेते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय, मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, मेडिकल और कृषि कॉलेज, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, ITI नैनी और IFFO फूलपुर त्रिवेणी ग्लास, यहाँ पर कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जो कि बहुत बड़ी संस्थाएं हैं शैक्षिक और प्रशासनिक के नज़रिए से। सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रयागराज विद्या ज्ञान और लेखन का गढ़ रहा है। यहाँ भारत का सबसे जीवंत, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक रूप से जागरूक शहर है। यहाँ की आधुनिकता को आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि प्रयागराज जो है किस लिए इतना प्रसिद्ध है। यहाँ की आधुनिकता, यहाँ की शैक्षणिकता, यहाँ के जागरूकता, यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं, तब आप पाएंगे कि प्रयागराज क्यों एक पावन स्थली माना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रयागराज का विकास कुंभ मेले में। ये भी एक कुंभ मेले का सीन है जो कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है, ये तो हमने आपको बताया ही। ये सीन देख सकते हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त जो हैं यहाँ पर आते हैं और जो है प्रयाग की दार्शनिकता, यहाँ की सुंदरता का लुत्फ़ उठाते हैं। तो इन सभी को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों प्रयागराज एक पावन स्थली माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह अच्छा लगा हो, ये हमारी जो दी गई जानकारी है, जो कि बहुत ही अच्छी जानकारी हैं, हम सभी को जानना चाहिए हमारे अतीत के बारे में, हमारे बीते हुए कल के बारे में कि किस तरीके से क्या रहा वहाँ पे और आज आधुनिक में वहाँ पर हमारे शहरों में क्या है। तो इन सभी की जानकारी हमें बहुत हद तक हमें आज के जीवन को जीने में सहायता करती हैं कि किस तरीके से अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा और आशा है कि आप खुद भी इसको देखेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि हमारे देश के शहर, हमारे देश के इतने पावन स्थल जो हैं, इनके बारे में आप उन्हें भी डिटेल में बताएंगे। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब।